टीवी 45 न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। पांचवें चरण के तहत झारखंड के 3 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कोडरमा, हजारीबाग और चतरा सीटों के लिए हुए मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर वोटरों का उत्साह उफान पर दिखाई दिया। झारखंड में औसत 61.90% वोटिंग हुई। कुछ ऐसे भी इलाके थे जहां पहली बार वोटिंग हुई। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता बनती है, बिगड़ती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र कायम रहता है, बरकरार रहता है, उसकी जड़ें और गहरी होती हैं। पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की ये कतार हमारे सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद है। पांचवें चरण की वोटिंग के दौरान भी पोलिंग बूथों पर लोगों का उत्साह उफान पर दिखा। उंगलियों पर लोकतंत्र के महापर्व की स्याही की छाप लोगों की मजबूत भागीदारी की गवाह है। राजा हो या रंक, सबकी भागीदारी, बराबर भागीदारी, सबका मत, सबका हक। पांचवें चरण के तहत झारखंड के 3 सीटों हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। इससे पहले तमाम बूथों पर सुबह से ही लोगों की कतार बढ़ती ही चली गई। महिला मतदाताओं ने वोट डालने के बाद ही घर और चूल्हे चौके का काम निपटाया। फर्स्ट टाइम वोटरों को इस दिन का इंतजार महीनों से था। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसने लोकतंत्र में हमारी आस्था को और पुख्ता किया। बीमार से लेकर दिव्यांग लोगों ने भी बूथों पर पहुंचकर वोट किया। बुजुर्गों ने अपनी लाचार काया से 2-2 हाथ करते हुए ईवीएम का बटन दबाया। शाम 5 बजे तक तीनों सीटों कोडरमा, हजारीबाग और चतरा में औसत 61.90% मतदान हुआ। हजारीबाग में 63.66%, कोडरमा में 61.60% और चतरा में 60.26% वोटिंग हुई। 2019 के मुकाबले इस बार थोड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि इसके बावजूद लोगों का उत्साह कहीं से भी कम नहीं दिखा। हम प्रसन्न भारत चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, सब कुछ चेंज हो, अच्छा विकासशील देश चाहते हैं। 5 साल बाद चुनाव का पर्व था तो प्रशासन की ओर से भी कोई कमी नहीं रखी गई। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम थे। लिहाजा कुछ ऐसे भी नक्सल प्रभावित इलाके थे जहां पहली बार वोट डाले गए। मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे बताया गया कि आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पे चुनाव हो रहा है। काफ़ी रिमोट एरिया है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित रहा है, जिस कारण यहाँ पे पूर्व में कभी चुनाव नहीं हुआ। बट देख रहा हूँ कि अब सड़क बन गई है, विकास हो रहा है, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अब यहाँ पे पुलिस का डोमिनेशन हुआ है, तो लोग उत्साहित हैं और आके यहाँ पे फर्स्ट टाइम चुनाव कर रहे हैं इस बूथ पे, तो बड़ा ही सकारात्मक और अच्छा एनवायरनमेंट है। चुनाव के इस महापर्व में हर आमो खास ने अपनी भूमिका निभाई और ये भरोसा दिया कि प्रजातंत्र, विकास, देश की समृद्धि और लोकहित लोकतंत्र में ही समाहित है। बहुत खुशी हो रही है हमको कि अपने चिर परिचित बूथ में आकर एक बार फिर मतदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने देश में जो प्रजातंत्र है उसको और मजबूत करने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, लोगों को कल्याण के लिए मैंने अपने मत का प्रयोग आज किया। 2 चरण का चुनाव बाकी रह गया है। जहां वोट पड़े वहां इंतजार 4 जून का है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन सियासी दलों की सारी जोर आजमाइश बाकी के 2 चरणों के लिए होने वाली है। वहीं झारखंड में अभी 7 सीटों पर चुनाव हुए और 7 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। छठे चरण के तहत अब 25 मई को पोलिंग बूथों पर फिर से यही तस्वीर और यही उत्साह दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो पांचवें चरण के तहत 3 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। पोलिंग बूथों पर उफान की तरह लोगों का जो उत्साह है वो नजर आया और महिला वोटरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई। झारखंड के 3 संसदीय सीट चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। तीनों सीटों पर 54 उम्मीदवारों के भाग्य का जो पिटारा है वो आने वाली 4 जून को खुलेगा और देखना होगा कि किसकी किस्मत में क्या रहता है। सुबह से तीनों सीटों पर मतदाता बूथों पर पहुंचे हुए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए थे। लगातार हमारे जो संवाददाता है सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे थे और इस वक्त भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हजारीबाग से मौजूदीन
और कोडरमा से चितरंजन लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चितरंजन, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है तीनों लोकसभा सीटों की? बिल्कुल लक्की, देखिए अगर 3 जगहों पर झारखंड में आज लोकसभा का चुनाव था, ये झारखंड का दूसरा चरण था जिसमें 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए। अगर तीनों लोकसभा की बात की जाए, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा की बात की जाए, तो तीनों जगहों पर जो है वो चुनाव मतदान हुए हैं। वहीं अगर एक एक करके तीनों सीटों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोडरमा को लेकर, तो कोडरमा में एक तरफ एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के प्रत्याशी और बगोदर के विधायक विनोद सिंह थे। एक तरफ 5 साल का बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री का कार्यकाल था, तो दूसरे तरफ साफ छवि सामान्य से जीवन व्यतीत करने वाले और एक विधायक विनोद सिंह थे, जिनकर इंडिया गठबंधन का एक भरोसा था कि विनोद सिंह पासा पलट सकते हैं। वही अगर बात की जाए चतरा से, तो चतरा में एक तरफ के त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, बड़े चेहरे, झारखंड के पूर्व मंत्री रहे झारखंड सरकार में। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी कालीचरण सिंह, जो पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ मोदी चेहरा, मोदी फैक्टर है। तो वहीं के त्रिपाठी के पास चुनाव लड़ने का अनुभव और राज्य सरकार चलाने का भी, मंत्रालय चलाने का अनुभव। अब बात करते हैं हजारीबाग की सीट। हजारीबाग की सीट बड़ा दिलचस्प वाली सीट है। ऐसा इसलिए लक्की क्योंकि हजारीबाग से जो दोनों मजबूत उम्मीदवार है, एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन का जिनको समर्थन प्राप्त है जेपी पटेल, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल। दोनों ही चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही बीजेपी के विधायक थे 2019 में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन लोकसभा हजारीबाग का क्षेत्र, वहां से एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दोनों विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेपी पटेल ने अपना पासा पलट लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी का दामन छोड़कर। अब वही मनीष जायसवाल जो इससे लोकसभा चुनाव से पहले एक विधायक के तौर पे जाने जाते थे, बीजेपी के आला कमान ने, प्रदेश नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। दोनों के बीच काफी संघर्ष देखने को मिला, क्योंकि दोनों का कार्यकाल एज अ विधायक रहा है और दोनों जो है बीजेपी से विधायक रहे। 4.5 साल का कार्यकाल बतौर भाजपा के विधायक उनका लोकसभा क्षेत्र पे रहा है। एक तरफ कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए जेपी पटेल ने पूरी जोरकोस मेहनत की, वही दूसरी तरफ वैश्य वोटर्स को साधने के लिए मनीष जायसवाल ने जी तोड़ मेहनत की। दोनों का वोट परसेंटेज जो है 50-50 का माना जाता है। दोनों का अपना अपना एक वोट बैंक है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, जो निर्णायक वोट्स होते हैं, जो पासा पलटते हैं। जेपी पटेल के तरफ अंबा प्रसाद, जो खुद वैश्य से आती हैं, उनका नाम सबसे पहले लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स के तौर पे कांग्रेस के तरफ से आया था, लेकिन ईडी की कार्रवाई ने उनका खेल बिगाड़ दिया और जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। तो हजारीबाग का सीट का जो लड़ाई है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दोनों बीजेपी के विधायक के तौर पे 4.5 साल जो है उन्होंने काम किया। हजारीबाग का भी मामला ऐसी है लक्की। हजारीबाग का मामला थोड़ा विस्तार से हम समझा देते हैं 2 मिनट में। लक्की समय दीजिएगा। एक तरफ 5 साल का कार्यकाल बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का, जो लगातार दिल्ली अपने क्षेत्र से दूर भी रही, दिल्ली में बनी रही। अन्नपूर्णा देवी शांत स्वभाव की एक महिला कैंडिडेट मानी जाती है। वही सौम्य स्वभाव विनोद सिंह का भी है। दोनों का राजनीतिक परिवार बड़ा स्ट्रॉन्ग राजनीतिक परिवार रहा है। अगर विनोद सिंह के पिताजी की बात की जाए तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी अपने क्षेत्र पे, इस लोकसभा क्षेत्र पर, और उनको भी उनकी ही छवि विनोद सिंह पर दिखती है। ऐसे लोग कोडरमा की जनता कहती है। और विनोद सिंह की शांत स्वभाव वाली जो छवि है वो राजधानी रांची में भी इस बात की चर्चा होती रहती है विनोद सिंह को लेकर। अन्नपूर्णा देवी पर अब आते हैं। अन्नपूर्णा देवी का भी राजनीतिक जो मजबूती है वो उनको परिवार से मिला। इनके पति की पैठ मजबूत थी इस गढ़ में। आरजेडी से राजनीतिक सफर शुरू की 2019 में, वो बीजेपी में शामिल होती है। मोदी लहर पे वो जीतती है। इस बाबूलाल मरांडी जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। फिर भी अन्नपूर्णा देवी
रिकॉर्ड मतों से जीतती है। इस बार बीजेपी के साथ अन्नपूर्णा देवी को बाबूलाल मरांडी का भी साथ मिला है। वहीं विनोद सिंह को इंडिया गठबंधन का साथ मिला है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं, जो लगातार गांडे सीट पर बनी हुई थी, जिसका सीधे फायदा विनोद सिंह के पक्ष में जाते दिख रही है। अगर जो वोट ऑफ परसेंटेज कल्पना सोरेन के पक्ष में हुए हैं, उसको विनोद सिंह अपने पक्ष में लोकसभा चुनाव में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो अन्नपूर्णा देवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बड़ा इस दो जगहों का जो खेल है जी, कब किसके पाले में जाएगा। और एक कोडरमा की सीट को लेकर जो मतदान हुए उसको लेकर दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है कि यहाँ पे महिलाएं वोटर्स बहुत ज्यादा हैं और इस बार महिलाएं घरों से निकलकर, सबसे ज्यादा महिलाएं कोडरमा की ही महिलाएं जो है निकलकर वोट की है। अब वो किसके पक्ष में जाती है, क्या वो कल्पना सोरेन के पक्ष में जाती है या फिर एक महिला उम्मीदवार, महिला प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए भी और कोडरमा सीट के लिए लड़ाई जो है बड़ा दिलचस्प ठीक है। वाली लड़ाई। आपके पास आऊंगा, मोइजुद्दीन हजारीबाग से जुड़े हुए हैं और साथ ही चतरा से हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए हैं। मोइजुद्दीन, आपके पास आना चाहूंगा, जहां अगर बात करें पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वो धमकी मिलने के बाद कहीं ना कहीं वोटिंग के दिन वोट के लिए घर से निकलने के लिए संकोच करते थे। अब जो है वो समय बदल गया है। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह का लोगों में देखा उत्साह? देखिए लोकेश, सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और आपने कहा कि जिस तरह से बदलाव हुआ, तो बदलाव से अगर बात करेंगे तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है और निश्चित ही एक समय अंतराल के बाद बदलाव जरूर होता है। और झारखंड में जिस तरह से एक बदलाव की बयार चल रही है, ये अपने आप में झारखंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। हम बात करेंगे झारखंड राज्य की चुनाव को लेकर, तो झारखंड राज्य में यानी लोकतंत्र, लोक और तंत्र यानी जनता का सिस्टम, तो झारखंड के जनता जो है, झारखंड के जो जनार्दन है, वो अब एक नए सिस्टम को स्थापित करने की ठान लिया है और 5 वर्षों के बाद एक बार फिर से नई सरकार बनाने की मुहिम में जुट गई है। यही वजह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के साथ साथ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान था। इसमें 3 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट शामिल है। हजारीबाग की बात करेंगे, चूंकि हम हजारीबाग में खड़े हैं, यहां पर एक और मनीष जायसवाल है तो दूसरी ओर जेपी पटेल है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं दोनों दिग्गज नेता माने जाते हैं। अपने आप में इनका कदकाठी बड़ा ऊंचा माना जाता है। ऐसे में आज चुनाव संपन्न हुआ, दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया। जनता जनार्दन सुबह सवेरे से जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, सुबह 7 बजे से ये पहले से उस मतदान केंद्र में खड़े थे। करीब 5:30 और 6 बजे से मतदाता जो है कतारबद्ध तरीके से बारी बारी से अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। जैसे उनको अपना नंबर मिल रहा था, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में लोगों में उत्साह का, जो जोश का जो आलम देखने को मिला, ये अपने आप में ऐतिहासिक नजर आया, क्योंकि झारखंड की जनता ने सोच रखा है कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुनना है जो हमारे सुख सुविधाएं, हमारी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। हमारे साथ हजारीबाग के झंडा चौक के नजदीक कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार झारखंड की जनता, खासकर रांची की जनता क्या चाहती है, अपने नेतृत्वकर्ता को कैसे चुनती है, हजारीबाग की जनता क्या चाहती है। चूंकि आज हजारीबाग की जनता यहाँ हमारे साथ है, इन लोगों से बात करेंगे। इस बार मतदाता जो है वो सुबह सवेरे से मतदान केंद्रों में लगा रहा। हजारीबाग के सभी बूथों में देखा है कि सुबह से इस बार कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, क्या लगता है? अभी सारा मतदाता जितना था 5:30 बजे 6 बजे लोग पहुंच गए। लोग का कहना था कि भाई पहले मतदान उसके बाद जलपान, इसलिए सारे लोग पहुंचे और करबद्ध एक साथ लाइन में खड़ा होकर धीरे धीरे अपने वोटिंग को दिया। और जितना लोग वॉलंटियर थे सब लोग टाइम पे आ गए और सब लोग देश के विकास और समृद्धि के लिए, देश को आगे डेवलप करने के लिए अपना मत का प्रयोग किए और ये बहुत बढ़िया है। और यही जो है लोगों का मत ही जो है सो देश को आगे विकास की ओर ले जाएगा। क्या लगता है कि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग
रोजगार देने की बात कर रही थी, 5 न्याय की बात कर रही थी। तो अब जब लोकसभा चुनाव का ये दूसरा चरण का जब चुनाव हुआ है, हजारीबाग के लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे, जो बुनियादी सुविधाएं वो कैसे पूरी होंगी? सबसे पहले लोकतंत्र के त्योहार पर तमाम मतदाताओं को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, मैं उनको बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जो विकास किया है, आप हजारीबाग चलिए तो सारे रोड देखिएगा चकचक है, चाहे मुकुंदगंज चले जाइए, चाहे आप कदमा चले जाइए, चारों तरफ रोड का जाल बिछा है। और देश के जब सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उन्होंने शुरुआत किया था। उसके तहत आरा भुसा, बारीकोला, झोंझी का जो रोड आज देख करके आइए प्रधानमंत्री से, तो जब जिस राज्य का आवागमन का सुविधा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगी, बेरोजगार सुलभ होगा। और बेरोजगारी के लिए कौन भटक रहे हैं? जो टेक्निकल एजुकेशन कहीं बेरोजगार ने भटक नहीं रहे हैं। और 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा योजना लागू किया है, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनको लोन देकर के फायदा करने का यह इन्होंने जो दिया है सौगात, इसके लिए बढ़ चढ़ के महिलाओं ने, जो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 100 बूथों का मैंने भ्रमण किया, 100 बूथों में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने राष्ट्र को एकजुट कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मातृशक्ति ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जो हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि झारखंड में हजारीबाग की बात करें या पूरे राज्य भर में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम अब भी बातें विडंबना के तौर पर यहाँ दीमक की तरह लोगों को चाट रही है। क्या इन तमाम मुद्दों पर भी बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन करेगा बात? इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं हर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो आज बुनियादी जो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में है। केंद्र की सरकार बुनियादी सुविधाएं दे रही है, सब बिल्कुल दे रही है, लेकिन झारखंड में तो अब भी पलायन वाली मामला है, भूखमरी से लोगों की मौत हो जाती है, डैन बिसाही के मामले पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। कहाँ महिला सशक्तिकरण है, कहाँ युवाओं को रोजगार है, कहाँ नियुक्ति है, कहाँ बेरोजगारी? सब तो सामने है आपके। वैसी बात नहीं है। बेरोजगारी तो मान रखिए देश का बहुत बड़ा जैसा मुद्दा है और वो पूरा किया भी नहीं जा सकता है, मगर जो स्किल्ड पर्सन है, अभी जो योजना जैसे सरकार चला रही है ना, तो उसके अंतर्गत बहुत सा जैसे योजना में उसमें लोगों को व्यवस्था किया जाएगा। बिल्कुल। तो इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के योजनाओं का बखान तो किया है, लेकिन झारखंड राज्य में वर्तमान की जो सरकार है महागठबंधन की, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। महागठबंधन की सरकार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। फिलहाल चतरा से हमारे साथ समीर भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगा। समीर, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में तुरुप का पत्ता है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आज भी समर्थकों के बीच में मोदी जी का जो जादू है वो तो कायम है, लेकिन लोग जो है वो ये भी मानते हैं, महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, बाकी के बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि केंद्र में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई स्थायी जो हल है वो नहीं निकाला है। आपको क्या लगता है समीर, भारतीय जनता पार्टी के वादों के शोर में कहीं इस बार कांग्रेस का तो जोर नहीं चलेगा? चतरा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, क्या लगता है चतरा में किसका चलेगा जादू? देखिए लोकेश, जब चतरा लोकसभा सीट की बात होती है ना, तो यहाँ पे जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी मुद्दे हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं। चतरा मैं आपको बता दूं, चतरा वो सीट है जहाँ पे आज तक कोई स्थानीय सांसद नहीं बना। मतलब समझिए, जब से चतरा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई तब से यहाँ कोई बाहरी चुनाव लड़ते आए, चुनाव जीतते आए। इसलिए 2019 के बाद से ही चतरा में एक जोर की हवा चली कि चतरा मांगे स्थानीय।
तो यहाँ बाहरी भीतरी का पूरा जो इस बार समीकरण बना वो बाहरी भीतरी का बना। और जो टिकट बंटवारे से पहले जो झारखंड में कुछ लोकसभा क्षेत्रों की जो चर्चा थी वो बड़ी जोर से थी, उसमें से चतरा भी एक था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो सिटिंग एमपी थे सुनील सिंह, उनका टिकट कटना, ये समझिए कि सुनील सिंह का टिकट कटना एक बड़ा टेक माना जाता था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनका संगठन में एक अच्छा टेक रहता था। संगठन, राज्य की संगठन हो, केंद्र के संगठन हो, उनका मतलब एक अच्छा से था सुनील सिंह का। तो उनका टिकट कटना बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चतरा के खोरी भद्रकाली मंदिर के पीछे के मैदान में खुद राजनाथ सिंह ने एक सभा की टिकट बंटवारे से पहले। वो माहौल का जायजा लेना चाहती थी केंद्र, लेकिन सुनील सिंह के सभा में भी, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह के सभा में सुनील सिंह का जोरदार विरोध हुआ। जो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, रक्षा मंत्री को भी काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद केंद्र ने एक फैसला लिया, उन्होंने संगठन के मजबूत कंधे कालीचरण सिंह पे भरोसा जताया। आपने सही कहा कि मोदी का चेहरा, बीजेपी में मोदी का चेहरा बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन जब चतरा की बात आती है तो कालीचरण सिंह एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं और संगठन से वो काफी जुड़े रहे हैं, इसलिए उनपे बीजेपी ने भरोसा जताया और इस समीकरण को ध्वस्त किया। बाहरी भीतरी समीकरण जो था इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को टिकट दिया। केएन त्रिपाठी कांग्रेस के बड़े फेस माने जाते हैं पूरे झारखंड में, और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन उनपे एक जो आरोप लगा है, एक बात कही गई कि वो डाल्टनगंज से आते हैं, और डाल्टनगंज जो है चतरा लोकसभा का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनकी दलील है कि चतरा में एक जगह पड़ता है सतबरवा, वहां वो बताते हैं, उनकी वो दलील देते हैं कि उनके पूर्वज जो है सतबरवा के लिए रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं बाहरी नहीं हूं। और केएन त्रिपाठी के केस में ये बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं किया। और दूसरा, आपने पूछा कि वहां कौन से चुनावी मुद्दे हैं, तो देखिए लोकेश, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था उनके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, गेटवे ऑफ झारखंड कोडरमा में कौन मारेगा बाजी? जो आपके साथ में जो वहां पर लोग मौजूद है उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां पर सीट बचाने की चुनौती है, तो फिर जो इंडिया है, क्या लगता है किन समीकरणों पर भरोसा जता रहा है? अभी तो मोदी जी का कौन कहेंगे, हम दूसरा को दिया हमरा। बिल्कुल, देखिए कोडरमा की जनता ने दोनों प्रत्याशियों का जो किस्मत है उसको अपनी पेटी में बंद कर दिया वोट की चोट लेकर। कुछ लोग हैं उनसे हम सीधे बात, क्या लगता है कोडरमा की जो सीट है उस पे किसका फिर से सर ताज सजेगा? सर ताज सजेगा इस बार कोडरमा का सीट में जो है बीजेपी का ही मतलब बहुमत होने वाला है, बीजेपी का ही जीत होने वाला है। और पार्टी तो एक तरफ है लेकिन बीजेपी एक तरफ है। यहाँ मतलब आज झुमरी तले बजाथी से आपका जो है 3 हिस्सा जो है आपका बीजेपी में जो है मतदान किया है। हम लोग खुद ही जो है बीजेपी का वोट किए हैं। क्या लगता है कि अन्नपूर्णा देवी ने विकास का काम, अन्नपूर्णा देवी जो है विकास का काम किए हैं वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में? इनको दीजिए। आइए चाचा। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग का 75-80% दिया है मोदी जी का, वोट दिया 80%। तो देखिए जो 5 साल का कार्यकाल है अन्नपूर्णा देवी का, उस पे कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग नाखुश भी है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां की जनता ने अन्नपूर्णा देवी का समर्थन किया है, उनके 5 साल के कार्यकाल का समर्थन किया है कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें विकास हुआ है। ठीक है, मोइजुद्दीन आपके पास आना चाहूंगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो उत्साह नजर आया है उसमें वोटिंग ट्रेंड के जो मायने हैं वो क्या नजर आते हैं, और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो मिशन को लेकर चली है क्या उसे वो पूरा कर पाएगी, या फिर इस बार इंडिया का जादू चलेगा? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, झारखंड की बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू से होती रही है। ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और इनका मूल जो पेशा होता है वो कृषि पर ही निर्भर होता है। झारखंड की राजधानी रांची कहें या हजारीबाग कहें तो हजारीबाग में भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर भी निर्भर हैं। हालांकि अब कुछ लोग व्यवसाय की ओर भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से सुबह सवेरे से हमने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, तमाम बूथों का निरीक्षण किया, वहां भी देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण गाँव घर की महिलाएं, पुरुष और बच्चे, युवा भी जो थे वो सुबह सवेरे से कतारबद्ध होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे थे। ऐसे
में वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि पहले मतदान और फिर जलपान। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की भनक और इस बात की जानकारी जरूर है कि हमारा मतदान कितना महत्वपूर्ण होता है और हमारे मतदान से हम कैसे एक सरकार को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। आगे हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार हजारीबाग में जो चुनाव हुआ, क्या लगता है कि लोगों में जो उत्साह था वो किस ओर किसे लेकर जाएगा? लोगों में उत्साह जो था, सिर्फ अब यही उत्साह था कि पूरे हिंदुस्तान में जो पूरे वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान का वर्चस्व बढ़ा है वो बरकरार रहे और वो और आगे जाए। आज 5वें नंबर पे है, आने वाले समय में नंबर 1 हो हमारा भारत। लोग यही सोच करके मतदान कर रहे थे। अब दोनों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम पर कैद हो चुकी है। 4 को ही पिटारा खुलने वाला है। क्या लगता है 400 पार का नारा सही होगा या फिर न्याय जो राहुल जी कह रहे थे वो होगा? क्या होना चाहिए? अक्षरता सही होगा, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ इस लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदान किए हैं पूरे देश को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और जो मतदान नहीं किए हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको सरकार के ऊपर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई राइट नहीं है। समाज के साथ चलिएगा तब विकास की ओर बढ़िएगा और समाज के विपरीत चलिएगा तो अंधकार की ओर बढ़िएगा। चुनाव में किसका चलेगा जादू, कौन होगा बेकाबू? आप क्या मानते हैं इसमें? सबसे पहले हजारीबाग जनता को प्रणाम, जो आपने वोट दिया हो। इस तपती धूप में भी आपने जो मतदान किया है उसके लिए मैं हजारीबाग जनता को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे हजारीबाग क्षेत्र में भाजपा की लहर है और भाजपा ही अबर कमल फूल खिलेगा हजारीबाग में। तो सुना आपने लोकेश की भाजपा या किसी भी दल की लहर किसकी हो, हवा किसी की हो, लेकिन जनता जनार्दन ही तय करेगी कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। अब शाह और मात के खेल में जीत किसे मिलती है, हार किसे नसीब होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन झारखंड के और हजारीबाग के युवाओं में, खासकर मतदाताओं में जो उत्साह है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने स्थिति देखी, वहां सुबह सवेरे से महिलाएं भी जो है अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के घर का चूल्हा चौका दरकिनार करके सीधे तौर पर बूथ पर पहुंची और उनका सीधे तौर पर एक सुर में आवाज यही आ रहा था कि सबसे पहले हम मतदान करेंगे, बाकी घर का काम काज बाद में करेंगे। ऐसे में कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार लहर किसी की भी हो माने नहीं रखता, लेकिन क्या लगता है इस बार जो लोगों का उत्साह रहा, किस ओर हवा बह रही है? 45 चैनल का नमस्कार आप लोगों को, जो आपने हजारीबाग की धरती पर आए और हजारीबाग के लोगों का मंतव्य लिया। देखिए, आज जो मतदान हुआ है 64.4% मतदान हुई है और इसमें आप अपना जो भी आंकड़ा लगाइए, जो भी कहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सो जिस तरह से मतदान हुआ है, हर बूथों को कुछ आंकड़ा हम लोग के पास में भी आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी माननीय मनीष जी कम से कम नहीं तो 3 लाख वोटों से जीतेंगे। बाबा, झारखंड में और हजारीबाग में शुरू से देखा गया है जातीय समीकरण। क्या लगता है कि इस जातीय समीकरण का जो फैक्टर है वो हजारीबाग में काम आएगा? ये हजारीबाग में जाति समीकरण का कोई मानी मतलब नहीं रखता है। हजारीबाग में सिर्फ एक ही मानी मतलब रखता है और वो रहता है कमल फूल छाप का निशान। और नरेंद्र बोलने दिए, और यहाँ का लोगों का विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के पर, जिस कारण से यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में हजारीबाग को 1 नंबर में माना जाता है कि हजारीबाग का सीट भारतीय जनता पार्टी ना कभी हारी है ना हारेगी। ये तो समय बताएगा। फिलहाल जिस तरह से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बातें हर कोई करता रहा है। आपको लगता है कि आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका अधिकार भी सरकार दिला पा रही है? एकदम दिला रही है। आदिवासी बहुत आगे निकल रहा है, सबका एक विकास हो रहा है, कोई अछूता नहीं है। झारखंड में तो सबका तो विकास हो रहा है, कौन अछूता है? कोई नहीं है। और काफी अच्छा इस बार जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, पिटारा अब खुलने वाला है।
4 तारीख को क्या लगता है कि कौन आगे होगा? ये होगा भाजपा आगे होगा। मनीष जायसवाल वोट से जीत रहा है। कितना से? 3,80,000 वोट से। 3,80,000। बिल्कुल, तो हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदलकर कहीं ना कहीं बड़ा सियासी गेम खेलने की भी यहां पर कोशिश की थी। चित्रंजन, आपके पास आना चाहूंगा। कोडरमा से इस वक्त आप मौजूद है। कोडरमा के सियासी रण में मौजूदा सांसद अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं तो इनके सामने विनोद सिंह है और 2 बहुओं के बीच में भी संघर्ष है। तो साथ ही अगर बात करें कोडरमा की, तो नक्सली क्षेत्र में भी लोगों ने खुलकर वोटिंग की है। क्या कुछ मायने निकल रहे हैं इसके? कोडरमा की जनता से हम बातचीत करते हैं, क्या लगता है इसको? कोडरमा में देखिए, हम लोग मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। सबसे पहले बात है कि केंद्र में हमको बढ़िया सरकार चाहिए, और केंद्र में बढ़िया सरकार वही होता है जो अच्छा विकास कर सके, अच्छा वार्तालाप कर सके और अच्छे से लोगों का परवरिश कर सके। यही हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए सांसदों का चुनाव होता है, तो उसी आधार पर आपने सांसद का चुनाव किया है? जी, हमने केंद्र ही के वोट दिए हैं। हमने यहाँ लोकसभा का देख करके वोट नहीं किया, हमने प्रधानमंत्री देख करके ही वोट किए कि प्रधानमंत्री हमारे अच्छे होंगे और अच्छे विकास करेंगे और अच्छे ही, और मान के चलिए ठीक है, हाँ विकास करेंगे, यही वो बात है, होता ही है। और बात रह गई कि आज हम कांग्रेस में ही थे, पहले से कांग्रेस में थे, लेकिन आज 10-15 साल से जो भी हुए तो बीजेपी में हम लोग हैं, तो बीजेपी का अच्छा क्या ठीक है, वो अपना मत है, सब लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। अच्छा, क्या लगता है अन्नपूर्णा देवी का 5 साल का कार्यकाल में कोडरमा का जो क्षेत्र है कोडरमा की जनता जो है उसका विकास हुआ है? हाँ, विकास भी हुआ है, ये बात नहीं कि विकास नहीं हुआ, और वो विकास नहीं हुआ तो हम लोग केंद्र में से करना चाहिए था, वो नहीं की। आपके पास हाँ, विकास भी हुआ है, ये बात नहीं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन बात रह गया कि हम लोग अच्छे सरकार बनाने के लिए ही वोट किए हैं। बात जान लीजिए। चलिए, तो कोडरमा की जो जनता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्र के विकास पर वोट किए हैं। हम और भी लोगों से बात करें। हाँ बोलिए, क्या बोले? जो अन्नपूर्णा देवी जो अभी 5 साल से जीती हुई है, वो 5 साल में कोडरमा अभी तक कुछ नहीं की है। जो मोदी जो किए हैं 5 साल में बहुत चीज कर दिए हैं। मोदी चेहरे पे आपने मतदान? हाँ, मोदी जी को हम लोग देखे। कोडरमा की जनता में मोदी मैजिक फिर से चला है और मोदी के चेहरे पर कोडरमा की जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। इन्होंने सांसद का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव किया, ऐसे कोडरमा की जनता का कहना है। लोकेश, बिल्कुल। समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, चतरा से इस वक्त आप मौजूद हैं, बात झारखंड की कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति के रफ्तीली राहों में सबके अपने अपने दाव हैं, लेकिन आखिर 4 जून को किसको मिलेगा भाग और किसको मिलेगा घाव? कौन होगा कितना असरदार और कौन किस पर भारी पड़ेगा? प्रत्याशियों की तकदीर की अगर बात करें चतरा में, तो किसका है जोर और किसका है शोर? देखिए लोकेश, अगर आप शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो एक वन साइडेड इसकी हवा जो है, मतलब एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूं तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, उनका बहुत एक्सेप्टेंस है शहरी क्षेत्रों में खासकर, और चतरा के सिमरिया विधानसभा में आप ले लें, क्योंकि सिमरिया के जो विधायक हैं किशुनदास, वो भी बीजेपी से आते हैं, तो उनका वहां भी दबदबा देखने को मिला कि सिमरिया विधानसभा में आप देखें, क्योंकि सिमरिया विधानसभा से वो खुद भी आते हैं, तो सिमरिया विधानसभा में आप देखेंगे कि उनका जो है एक छत्र राज देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाना शुरू करेंगे, दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में, क्योंकि चतरा एक अति संवेदनशील लोकसभा सीट में भी आता है, वह नक्सलियों का एक समय बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता था, तो जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई देंगे बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि वहां महागठबंधन को भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वोट मिला है। अगर आप
चतरा लोकसभा की भौगोलिक संरचना की बात करेंगे तो यहाँ 95% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, 5% मतदाता शहरी क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ जातीय समीकरण पे आप बात करेंगे तो SC, ST, OBC इन तीनों संकायों को अगर मिला दिया जाए तो 75% वोटर SC, ST और OBC समुदाय के हैं। लेकिन यहाँ जो दो कैंडिडेट जो चुनावी मैदान में है वो जनरल हैं, कालीचरण सिंह भूमिहार से आते हैं और KN त्रिपाठी जो है तो ब्राह्मण से आते हैं। तो यहाँ जातीय समीकरण नहीं चली, क्योंकि जो दोनों मुख्य पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो फॉरवर्ड्स हैं। यहाँ एक नाम आप मत भूलिए, नागमणि राजद से सांसद रह चुके हैं चतरा के पूर्व, और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से वो कैंडिडेट भी थे। पहले उन्हें उम्मीद थी कि अगर राजद के कोटे में ये सीट आती है तो उनका टिकट इस बार मिल सकता है, लेकिन जैसे ही ये सीट कांग्रेस के खाते में गई चतरा, नागमणि ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वो बहुजन समाजवादी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सत्य है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन वो एक समुदाय का वोट बैंक तो काटेंगे और इसका नुकसान महागठबंधन को ही होना तय है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आप शहरी क्षेत्रों में वन साइडेड बीजेपी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में समीकरण बदलेंगे। इसका कारण ये भी है कि कुछ दिनों पहले हमने खबर चलाई थी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है कालीचरण सिंह, उनका पुरजोर विरोध किया गया था। और लातेहार का एक गांव है जिसे पूर्व सांसद सुनील सिंह ने गोद भी लिया था। समझिए कि वहां आज तक सड़क नहीं बनी और इसी वजह से आज ग्रामीणों ने वहां वोट बहिष्कार का निर्णय लिया। सुबह 9:30 बजे तक वहां एक भी वोट नहीं डाले गए। उसके बाद इसकी जानकारी SDO को हुई, वो वहां पे गए। उपायुक्त ने एक लातेहार उपायुक्त ने एक अच्छी पहल दिखाई, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों से बात की, उन्हें समझाया, उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद आपका रोड बनेगा। तब ग्रामीण वोट डालने के लिए गए। तो समझिए कि जिस सांसद के विरोध में ग्रामीणों ने वोट नहीं दिया था, तो वहां से आप बीजेपी के पक्ष में वोट की उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन चतरा पारंपरिक रूप से हमेशा से बीजेपी की सीट रही है। यहाँ माना जाता है राजपूत वोट बैंक भी यहाँ काफी मैटर करता है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से एक भी राजपूत कैंडिडेट नहीं थे। वो इसके पहले जो सांसद रहे सुनील सिंह, वो राजपूत समुदाय से आते थे और उनका उन्हें काफी समर्थन मिलता था। इसलिए कालीचरण सिंह की विपक्ष में जो बात जाती है वो भीतरघात की बात भी जाती है कि कहीं अगर राजपूत वोटर भीतरघात कर दे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जो पार्टी के विधायक हैं शशि भूषण मेहता, उनको लेकर भी कही जाती है, क्योंकि वो टिकट के रेस में थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। उनका टिकट काट के कालीचरण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी के, उनके काफी करीबी बताए जाते हैं। तो इसका भी एक असंतोष है। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है कि जो समर्थन महागठबंधन की तरफ से KN त्रिपाठी को मिलना चाहिए था वो क्षेत्र में नहीं मिला, ये वास्तविकता है। RJD के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनका चतरा लोकसभा में एक अच्छा टेक है, क्योंकि वो लगातार विधायक बने, वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो लगातार वहां से चुनाव जीतते भी रहते हैं। चतरा सिमरिया ये दो विधानसभा क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन जो अंदर खाने आप बात सुनेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि RJD के जो समर्थक हैं वो KN त्रिपाठी के प्रत्याशी बनाने से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला। जी लोकेश। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगा हजारीबाग से मोइजुद्दीन, जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, हम पत्रकार नेताओं मतदाताओं के रुख और रुआब को देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि जनता इस बार किसका कराएगी मुंह मीठा और जनता इस बार किसका निकालेगी तेल। पहले रुझान से लेकर आखिर नतीजों तक कुर्सी आखिर किस नेता की किस्मत में जाएगी, यह तो TV 45 लगातार अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन जब तक परिणाम ना आ जाए, भांग की तरंग की भांति अनुमानों के जो पतंग है वो चंग पर चढ़ती और उतरती रहेगी। अब अगर हम बात करें आपके लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? देखिए, हवा कैसी है, रुख कैसा है, ये तमाम चीजें आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम चीजें वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वक्त आने पर ही बताएंगे ऐ तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो झारखंड के और हजारीबाग के जनता ने अपने मताधिकार का जिस तरह से प्रयोग किया है, जिस उत्साह के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे थे, अपने आप में एक तरह से ये कीर्तिमान स्थापित होता है। ये जरूर झारखंड और हजारीबाग में एक इतिहास गढ़ने का काम करेगा और जो भी प्रत्याशी चुनकर सामने आते हैं, जिन्हें जनता का प्यार मिलेगा, निश्चित ही
वो इस क्षेत्र का विकास जरूर आगे करेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है लोकेश कि झारखंड राज्य में पिछले 5 वर्षों से अब तक कौन सी सुख सुविधाएं लोगों को नहीं मिली थी जो झारखंड की जनता और खासकर हजारीबाग की जनता एक बदलाव चाहती है। अब बदलाव कैसा होगा, क्या कुछ आगे सामने छन कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो सुबह से ही देखने को मिला। हम फिर से आगे लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है कि इस बार जैसे कि लोग किसे ही पसंद करें वो आने वाला समय जरूर बताएगा, लेकिन लोगों का उत्साह कहीं ना कहीं कुछ जरूर कह रहा था। उनका जो चुप्पी था वो कुछ संदेश जरूर दे रहा था। आपको क्या लगता है? पहला बात ऐसा है ना कि अगर जो वोट हुआ वो राष्ट्र के ऊपर हुआ, कोई जाति कोई ये समाज धर्म इससे हट के ही सब अगर वोट किए हैं और विपक्ष कहीं था ही नहीं। मोदी जी के नाम से ही दिया गया वोट, लेकिन देश के राष्ट्र के नाम से ही वोट किया गया है। लोगों ने देश के नाम पर वोट दिया है कि आगे देश हमारा इसी तरह विकास करे। कोई जाति धर्म नहीं था, जैसे यहाँ बोला जा रहा था ये समाज वो समाज, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जो भी वोटिंग हुआ है सब राष्ट्र के नाम से हुआ। सभी मतदान केंद्रों में कुछ इसी तरह का हाल हमें देखने को मिला। लोगों ने कहा कि इस बार हम किसी प्रत्याशी को नहीं वोट दिए हैं, बल्कि राष्ट्र के नाम हमने दिया है वोट, और हम एक सरकार बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहते हैं, एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कैसा सरकार बनना चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे बाबा? जय श्री राम। श्री राम तो ठीक है, अल्लाह अकबर तो ठीक है, सरकार कैसी होनी चाहिए ये बात की। मोदी का सरकार होगा और 5 लाख वोट से जीत रहा है और जीतेगा, और झारखंड में पूरा जीत रहा है। झारखंड हो या देश हो, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जीत रहा है, पूरा देश में जीत रहा है। क्या मानते हैं, कैसा नेतृत्व करना चाहिए आपको, कैसा सरकार चाहिए जो समाज का सेवा करे? विकास के नाम पर हम वोट दिए। विकास नाम पर। क्या कुछ कमियां रही थी आपके हजारीबाग में जिन्हें दूर करने की जरूरत है? बहुत सा है ऐसा प्रॉब्लम कि दूर होगा। पानी की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, ये सब कैसा? पानी तो अभी सब ठीक है, विकास एकदम हो रहा है, अच्छा से हो रहा है। बहरहाल तो हजारीबाग की जनता ने सीधे तौर पर कहा है लोकेश कि हम राष्ट्र के नाम पर मतदान किए हैं और हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारी बुनियादी सुविधाओं पर खरा उतर सके। खासकर शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, भूखमरी की बात करें, या फिर खुद बुनियादी सुविधाएं जो होती है, पानी, बिजली, सड़क, तमाम चीजें जो है वो तमाम चीजें इन्हें समय पर मिले और इनके हक में मिले तो ही कुछ बेहतर हो सकता है। और इसीलिए हजारीबाग की जनता ने एक बार फिर से पूरे हिम्मत के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और एक बार फिर झारखंड में, खासकर हजारीबाग में जो ईवीएम मशीन है उसमें दोनों प्रत्याशियों के भविष्य जो है वो कैद हो चुके हैं और ये पिटारा अब 4 तारीख को खुलेगा और तब तय किया जाएगा कि अब जनता जनार्दन का प्यार किसे मिला है, कौन जीत के करीब है, कौन हार के करीब है, किसका जादू चलेगा और कौन बेकाबू होगा। लोकेश बिल्कुल। चित्रंजन कोडरमा से आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा आपसे, सबके अपने अपने अनुमान है और सियासी दल भी अपनी सरकार को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की बात करें, कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी का अन्नपूर्णा का इंडिया गठबंधन के विनोद से सीधा मुकाबला है। यहां कौन से मुद्दे और क्या कुछ समीकरण जो है वो रिजल्ट को तय करेंगे? क्या की मैडम ने देखिए, सियासी समीकरण में सियासी गणित का अगर पाठ को आप पढ़ेंगे तो सियासी गणित में जो लेखा जोखा होता है, जो जोड़ घटाव होता है, बड़ा दिलचस्प होता है। एक किसी निर्दलीय उम्मीदवार से भी जब आप पूछेंगे कि आप किस समीकरण में फिट बैठते हैं, क्या सच में आप जीत सकते हैं, तो जब समीकरण आपको बताएंगे, जब वो अपने जोड़ घटाव करेंगे, सियासी जोड़ घटाव जो होता है, तो ऐसे ऐसे समीकरणों को वो फीड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे कि आपको भी एहसास दिला देंगे कि वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी भी जिनका पिछली बार जमानत जब्त हो चुके, जिनको जनता जो है बहुत कम जनता प्यार करती है, ऐसे लोगों के पास भी आप बैठेंगे तो सियासी जोड़ घटाव में ऐसे जोड़ करेंगे, स्क्वायर और करेंगे, क्यूब करेंगे कि वो अपनी जीत सुनिश्चित बताते हैं। ये सियासी जोड़ बड़ा अनोखा जोड़ होता है। लेकिन अब मुद्दों की बात की आपने कि कोडरमा की जनता किन मुद्दों पर मोहर लगाई, क्योंकि मैंने दिन भर कोडरमा पर पूरा कवरेज किया। लगभग 18 बूथों पर हमने लाइव टेलीकास्ट किया। 23 बूथों पे हमारी पूरी टीम जो कोडरमा पे केवल घूमी, चाहे वो अन्नपूर्णा देवी का मतदान केंद्र हो या नीरा यादव का हो,
कई जगहों पर हमने लगातार जो है वो घूमकर यहाँ के लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश की हमने। यहाँ के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा है। जो पहली बार वोट करने पहुंचे थे उनके मन में बेरोजगारी भी थी, शिक्षा भी मुद्दा था, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस भी मुद्दे थे। तो कई मुद्दे थे, सड़क मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी बड़े मुद्दे थे इस क्षेत्र में। लेकिन उन मुद्दों पर जो हमारी समझ हुई, जो जनता ने जो फीडबैक दिया, जो मुद्दों पर हम सवाल करते थे, उन जवाबों में जो जवाब आते थे, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे। लोकल मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे। अब लोकल मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे इसलिए हावी रहे क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव ही राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन इसके इतर जब हम विधानसभा के चुनावों के समीकरण पे देखते हैं तो उसमें राज्य के मुद्दे, लोकल मुद्दे हावी होते हैं, नेशनल जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे फिर से एक बार हावी हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैजिक फिर से किसी क्षेत्रों में बोल रहा है। तो वहीं स्थानीय जो प्रत्याशी है उसका भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि इन 5 साल के कार्यकाल में केंद्र में उनको मंत्री का तो दर्जा मिला, लेकिन राज्य जो अपनी क्षेत्र की जनता है उनसे उनकी दूरियां भी बढ़ी। ये खूंटी में भी हमने देखा था, जब खूंटी में हम कवरेज कर रहे थे तब भी इस तरह की बातें अर्जुन मुंडा को लेकर बातें सामने आई थी, क्योंकि झारखंड से 2 लोगों को केंद्र की सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिली, एक अर्जुन मुंडा, दूसरे अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से सांसद चुने गए थे 2019 में। लेकिन इस बार ये जो कोडरमा के एक सांसद दिल्ली तक का सफर तय करती है, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलती है केंद्रीय राज्य मंत्री की, लेकिन वही जिम्मेवारी इनको अपनी जनता से भी दूर करती है, जो इनके लिए एक इनके क्षेत्र में नेगेटिविटी भी लाती है, जो इनको जनता से कनेक्टिविटी को दूर करती है। लेकिन अगर समीकरणों की बात की जाए तो हमने पहले ही बताया था कि 2019 के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी के अगेंस्ट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो तत्कालीन जेवीएम के सुप्रीमो थे वो भी चुनाव लड़े थे। तो इस वक्त बाबूलाल मरांडी का भी साथ अन्नपूर्णा देवी के साथ है। तो अन्नपूर्णा देवी के साथ बाबूलाल मरांडी का मत कितना कन्वर्ट होता है। और वहीं अगर बात की जाए विनोद सिंह का, तो विनोद सिंह के पक्ष में जो गांडे में उपचुनाव हुआ है उसका रिजल्ट और उसके रिजल्ट को विनोद सिंह अपने पाले में कितना बदल पाते हैं, यह दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी का फैक्टर है तो दूसरे तरफ गांडे सीट पर उपचुनाव होना और कल्पना सोरेन का वहां से चुनाव लड़ना, तो वहीं इंडिया गठबंधन के कई बड़े लीडरों का गांडे पर जनसभा होना, ये विनोद सिंह के पाले में जाता है। तो वहीं अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी का समर्थन जाता है। जी लोकेश। ठीक है समीर, आपके पास आना चाहूंगा, चतरा से इस वक्त आप मौजूद हैं। समीर, आपसे जानना चाहूंगा, मेरे सहयोगी आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार झारखंड का राजनीतिक जो नक्शा है क्या बदल जाएगा? क्या इस बार तस्वीर साफ होने के बजाय धुंधली सी नजर आएगी? इस बार आपको क्या लगता है, उलझाने वाले नतीजे आएंगे या फिर क्या रहेगा? और आपको क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अस्वस्थता और कार्यकारी अध्यक्ष के जेल में होने के कारण मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन अपने दायित्व को निभाने में चूक जाएंगे या फिर सफल हो पाएंगे? देखिए लोकेश, जो मतलब स्पष्ट रूप से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक बात तो तय है कि 2019 से जो इंडिया गठबंधन है, जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें 2-3 सीटें हैं इस बार कांटा फंसा हुआ है, बहुत क्लोज फाइट आप देखेंगे। खूंटी जहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुद चुनावी मैदान में है, वहां उनके प्रतिद्वंदी जो हैं कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा, वहां पे एकदम सीट ये फंसा हुआ है। पलामू में आप ले सकते हैं बीडी राम, ममता भुनिया, यहां भी समीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। गिरिडीह में अभी चुनाव होने हैं, वहां पे जिस तरह से जयराम महतो का कद बढ़ा है, मथुरा महतो जिस तरह से सक्रिय हैं, सीपी चौधरी के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला। तो आप चतरा देख लीजिए, इस बार चतरा, हजारीबाग, हर सीट पे जो कांटे की टक्कर है वो देखने के लिए मिल रही है। 2019 में जिस तरह से पीएम मोदी की लहर थी देश में, आप स्पष्ट कर सकते थे कि ये सीट तो गया, ये सीट बीजेपी। 2-3 सीट जब आई थी इंडिया गठबंधन, इसे बहुत माना जा रहा था कि ये वेल परफॉर्म्ड है, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार
हर सीट पे आप देखेंगे अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। इस बार स्थानीय मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी है। स्थानीय मुद्दे जो हैं उन पे मतदान किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग हैं, क्योंकि अब एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है। 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरह से बीजेपी लगातार 2 बार जीती और स्थानीय मुद्दों को लेकर सांसदों ने जो काम नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ सांसदों के टिकट भी कटे हैं। केंद्र ने अच्छा फैसला लिया, पार्टी हाईकमान ने अच्छा फैसला लिया कि जो काम करने वाले सांसद नहीं थे उनका टिकट काटा गया। लेकिन फिर भी जनता में जो रोष थी वो है। चतरा में जिस तरह से आप देख लें, रेलवे का मुद्दा, रेलवे की मांग चतरा काफी समय से कर रहा है, लेकिन है कि चतरा को आज तक रेलवे नहीं मिल सकी और इसका विरोध भी वहां के प्रतिनिधि हैं उनका विरोध का भी सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि इस बार आप देखेंगे चतरा में समीकरण काफी उलझे हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, आप किसी भी सीट पर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यहां बीजेपी जीत रही है, क्योंकि अंडर करंट कुछ और कह रहा है। चतरा लोकसभा की अगर बात करें तो मोदी जी के सभा के बाद बीजेपी के पक्ष में काफी समीकरण बदले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो मोदी मैजिक है, जो मोदी फैक्टर है, वो आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्थानीय मुद्दे इस बार जो हैं वो काफी हावी हैं इस चुनाव पर। जी लोकेश। बिल्कुल मौजूदीन, आपके पास आना चाहूंगा। 5वें चरण के तहत झारखंड की 3 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में तमाम दिन भर आपने यहां पर रिपोर्टिंग की, तमाम लोगों से जानने की कोशिश की। जो बड़े चेहरे हैं उनकी अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल लोकेश, देखिए सुबह से ही हमने तमाम बूथों का, खासकर हजारीबाग में जिस तरह से जो बूथ बनाए गए थे हमने वहां का भ्रमण किया, मतदाताओं की राय लेनी चाहिए, सभी से बात विचार किया। यहां तक के कुछ प्रत्याशी भी हमारे सामने आए। इसी दौरान अगर बात करेंगे कि अगर मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग से हैं यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, तो ये भी लोगों से कहीं ना कहीं पहले ही लोगों से अपील करते नजर आए थे कि भाजपा के पक्ष में आप मतदान करें। कांग्रेस की बात करें तो जेपी भाई पटेल भी कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और समय समय पर ये लोग पूरे रांची, जिस तरह से पूरे रांची में प्रत्याशियों का आवागमन हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, इसी तरह से हजारीबाग में भी तमाम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशी घूम घूम कर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। हम बड़का गांव पहुंचे। बड़का गांव में वहां पर हमारे साथ विधायक अंबा प्रसाद थी। उन्होंने भी कहा कि देखिए अब तक जो झारखंड में हुआ है ये सही नहीं हुआ है और इस बार जनता जनार्दन जो विचार करेगी, हमें चुनकर अगर लाती है तो निश्चित ही हम आगे का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक था। साथ साथ जनता परिवर्तन भी चाहती है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा जमीनी स्तर पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुरजोर ताकत लगा दी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो हर कोई जमीनी स्तर पर खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की और कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरा जोर मेहनत लगा दिया। आज चुनावी सीजन, चुनावी माहौल में कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिला कि हर कोई मतदाता जो है सुबह सवेरे से अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे। लोकेश, सबसे खास बात ये भी बता दूं कि केवल महिला पुरुष ही नहीं बल्कि जो दिव्यांग जन थे, दिव्यांग भाई बहन थे, वो भी अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे। यहाँ तक कि अगर तृतीय समुदाय की बात करें तो तृतीय समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर किसी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना बेहद ही खास, मतलब कहा जा सकता है, उन्हें पता है कि हमारे एक मतदान का महत्व कितना होता है और यही वजह है कि हर कोई अपने घर से निकला और मतदान करता नजर आया। जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो हर कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ लगी रही। जवान जो रहे पूरे मतदान केंद्रों में जवान तैनात किए गए थे, सुरक्षा कर्मी थे वो लगे रहे, यहाँ तक के जो बीएलओ कर्मी थे वो रहे, सहिया दीदी थी वो रहे, यानी हर कोई अपने अपने स्तर से इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने की मुहिम में लगा रहा और कहीं ना कहीं ये शांतिपूर्ण पूरे झारखंड में संपन्न रहा, जो कि दूसरे चरण का मतदान था और लोकतंत्र का ये चौथा चरण पूरे देश भर में काम कर रहा था। लेकिन झारखंड में ये दूसरे चरण का मतदान था और दूसरे चरण का मतदान भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न नजर आया। लेकिन अब जो ईवीएम मशीन जो मशीन है वो पैक हो गई है और अब प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा अब
उसी में है, जो कि 4 तारीख को खुलेगा और तभी तय हो पाएगा कि अब कौन प्रत्याशी कौन जीतकर सामने आता है और कौन जिसे हार नसीब होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है लोकेश कि रांची में, झारखंड में और खासकर हजारीबाग की जनता ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और निश्चित ही 4 तारीख को इसका रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। ठीक है, चित्ररंजन कोडरमा से जुड़े हुए हमारे साथ लाइव, आपके पास आना चाहूंगा। चित्ररंजन, 2019 की बात कर लें, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा वोट से जीतने का जो रिकॉर्ड है वो अन्नपूर्णा देवी ने बनाया था और सबसे अधिक वोट से अगर हारने का रिकॉर्ड की बात करें तो बाबूलाल मरांडी के नाम है। इस बार क्या लगता है? देखिए, यही तो मैं बात कर रहा था लोकेश की, यही तो बड़ा दिलचस्प है कोडरमा की सीट। दोनों लोग इस बार एक साथ हमारे सहयोगी हैं। बड़ा कोडरमा दिन भर हम लोगों ने देखा। क्या लगता है पूरा एक उसको गठजोड़ करके आप बताएं कि कोडरमा में क्या कुछ है? देखिए, कोडरमा का जो माहौल जो है बड़ा अलग ढंग का, कुछ यहाँ पे लोग इंडीज के सपोर्टर हैं, कुछ बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कोई लोग कहते हैं बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कोई कहते हैं अन्नपूर्णा देवी को वोट दे रहे हैं। उस तरह से ठीक माले विधायक जो बगोदर सिंह को जो इंडी का प्रत्याशी बने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 तारा को देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को देख के दे रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माहौल है। हालांकि जो जीत का जो प्रतिशत है जो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक पे काम कर सकता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा जी। तो देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा हमने कई लोगों से बातचीत किया तो उसमें भी लोगों की जो बातचीत में बातें सामने आई कि राष्ट्रीय मुद्दे, तो कोडरमा की अगर उस जोड़ गणित के खेल में जाएंगे तो अन्नपूर्णा देवी का जो पाला है वो भारी है। ठीक है, तो हमारे साथ कोडरमा से चित्ररंजन, हजारीबाग से मोइजुद्दीन और चतरा से समीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब 4 जून को यह पता चलेगा कि कौन कितना असरदार होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, प्रत्याशियों की तकदीर की क्या रहेगी तस्वीर, झारखंड में किसका जोर चलेगा, किसका शोर रहेगा। 4 जून को आखिर किसे करना पड़ेगा हार का सामना और किसका काम जनता को भाया, तो किसकी होगी इस बार जय जयकार, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। फिलहाल 5वें चरण के तहत झारखंड के 3 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। और इसी के साथ ही हमारे इस वक्त के बुलेटिन में भी बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV45।